हेलो जय हिंद साथियों, मैं अनुराग आज आ चुका हूँ आपकी फिजिक्स की पहली और बहुत ही भयंकर वाली क्लास लेके। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। जो आज का टॉपिक है वो ये फिजिक्स में एक अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है। आपकी फ़िज़िक्स शुरू होने से लेके फ़िज़िक्स को बंद करने तक प्रत्येक चैप्टर में जो चैप्टर आज का जो टॉपिक है इसका यूज़ होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और फिज़िक्स में तो सारे चैप्टर की अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये जो चैप्टर है एक आपका स्टेपिंग स्टोन की तरह है। जैसे पहली सीढ़ी आप चढ़ेंगे तभी लास्ट तक आप पहुंच पाएंगे। तो प्रत्येक चैप्टर में आपको इसका यूज़ मिलेगा और एग्ज़ाम में भी 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने के लिए मिलते हैं। और फिज़िक्स में अगर कोई भी चैप्टर आप बीच में मिस करेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसका यूज़ आपको अगले चैप्टर मिलेगा, अगले चैप्टर पढ़ेंगे उसका यूज़ आपको अगले चैप्टर मिलेगा। पूरी फिज़िक्स एक तरीके से जुड़ी हुई है। तो सारी बातें शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब करवा लिया है उनका बहुत ही बहुत धन्यवाद। यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार, क्योंकि मैं तो शेयर नहीं कर पाता हूँ इतनी ज़्यादा। और आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी में पोस्ट कर दिया करो वीडियो को, और अच्छी वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। तो मैं आप लोगों के लिए, अगर आप व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, लाइक्स आते रहेंगे, तो मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। तो यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। आपकी फ़िज़िक्स में अगर देखा जाए तो 8 से 9 यूनिट्स हैं, और उन 8 से 9 यूनिट्स में आपके टोटल 62 चैप्टर्स हैं। तो 62 चैप्टर्स आपको सुनकर ये लग रहा होगा कि यार 62 चैप्टर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है आपका 62 चैप्टर्स। और जैसे कि आप अदर सब्जेक्ट में देखो, जीएस या कोई और सब्जेक्ट है आपका, तो डेली से डेली उसमें कुछ नया आता ही रहता है और वो बढ़ती ही चली जाती है। बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन फिजिक्स में आपका ये बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी आपको इसके बेसिक अवेयर करवा देता हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं, और थोड़ा बहुत उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो फिजिक्स में आपकी पहली जो यूनिट आती है वो है आपकी मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को आप यांत्रिकी भी कहते हैं हिंदी में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये आपकी पहली यूनिट हो गई। दूसरी आपकी यूनिट आ जाती है मैकेनिक्स के बाद आपकी हीट। हीट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी यूनिट है। इसके बाद हीट के बाद आपका आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स को आप थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद आ जाता है आपका, थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपकी दो चैप्टर्स, सब चैप्टर्स कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर आवेश का अध्ययन होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में गतिमान आवेश का अध्ययन होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद आपकी आ जाती है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। मैग्नेटिज्म के बाद आपका आ जाता है वेव थ्योरी। वेव के बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और जहाँ पर हम लोग अर्धचालकों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा एग्जाम में किन किन यूनिट से कितना कितना आता है, क्योंकि मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता है। दोनों बार मुझे सेम वे में सेम पेपर, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम रहता है बार, और मैंने देखा है जैसा पिछला पेपर था उसी तरीके से इस बार भी पेपर आया था, और सेम क्वेश्चन, सेम जो पार्ट था उतना ही मुझे देखने को मिला था मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपका है ऑप्टिक्स। तो ये आपकी हो गई 9 यूनिटें, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी मैकेनिक्स हो गया, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स से आपको 9 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स से आपको 9 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हीट और थर्मोडायनेमिक्स, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपको 4 से 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे इन दोनों में से। इसमें 10 क्वेश्चन, इससे हो गए 4 से 5 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी में से 1 या 2 क्वेश्चन, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
मैग्नेटिज्म से, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। मैग्नेटिज्म से हर बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वेव से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, इनसे सभी से एक एक दो क्वेश्चन आते हैं। ऑप्टिक्स कोई भी इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, मैंने कभी नहीं ऑप्टिक्स पढ़ा, 1 या 2 क्वेश्चन कभी आते भी हैं और कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो गया मैकेनिक्स, थर्मोडाइनमिक्स और हीट, और मैग्नेटिज्म, ये आपके हो गए इंपॉर्टेंट, और वेब से भी 1-2 क्वेश्चन कभी आ जाते हैं। तो मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडाइनमिक्स और मैग्नेटिज्म, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो ये सब क्यों पढ़ना है, ये तो नहीं पढ़ेंगे फिर भी काम हो जाएगा, इतना केवल पढ़ लें। हाँ, ये बात सही है आपका, आप पास हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे केवल इतना ही पढ़ने से। लेकिन जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक ये कहाँ से आएगा। जब तक आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे, जब तक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आने से पहले चुंबकत्व तो कहाँ से आ जाएगा। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। बात ये है, तो आपको पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा थंबनेल में। आपका पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन आपका चैप्टर है। तो ये सबसे बेसिक है, इसका यूज हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, और 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं इससे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन रेडी रखिएगा, वीडियो को पॉज करके जितना भी मैं लिखवाऊंगा वो सब आपको नोट करते चलना है, और आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। चैप्टर आपका यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में से मात्रक एवं विमाएं भी कहते हैं। हिंदी में से मात्रक विमाएं कहते हैं, ठीक है। तो आपको मात्रक एवं विमाएं समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि मात्रक और विमाएं क्या होते हैं, और ये जो राशियां होती हैं, क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो भौतिक विज्ञान सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। भौतिक विज्ञान मतलब जो हम लोग दैनिक एक्टिविटी करते हैं, बल, किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, किसी वस्तु को उठाते हैं, किसी वस्तु का भार तौलते हैं, और दूरी नापते हैं, ये सब चीज़ें फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं, डेली एक्टिविटी जो करते हैं, यही फिजिक्स है, इसी का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? भौतिक राशियों से। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ सबसे बेसिक ब्लॉक है फिजिक्स का, जहाँ से फिजिक्स की शुरुआत होती है। भौतिक राशियों का मतलब जिस चीज़ से फिजिक्स की जो यूनिट्स हैं, जहाँ जिस चीज़ से मापन हम करते हैं फिजिक्स का, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे किसी भी वस्तु है, जैसे हम लोग किसी भी दूरी को नापते हैं, ठीक है, तो दूरी जो है दूरी जो है वो वही एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो जैसे आप लोग देख लीजिए, जैसे दूरी है किसी चीज़ की, डिस्टेंस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। समय हो गया आपका, टाइम, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स की गणनाओं में, फिजिक्स की कैलकुलेशन में जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का हम लोग यूज करते हैं, जिन यूनिट्स का हम यूज करते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई, भौतिक राशियाँ आपकी हो गई। भौतिक राशियाँ, अब हम लोग जैसे किसी वस्तु के द्रव्यमान को नापते हैं, किसी वस्तु की किसी समय को देखते हैं, समय को मापते हैं, तो उसकी एक यूनिट होती है, उसकी एक इकाई होती है। जैसे हम कहेंगे एक गिलास में कितना पानी है, तो आप कहेंगे एक गिलास में 200 ml पानी है, 200 मिलीलीटर पानी है। तो जो मिलीलीटर हुआ वो उसकी यूनिट होगी, एक इकाई होगी, मापने की इकाई कि कितना है, वस्तु कितनी है, दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है, और किसी वस्तु में कितना वजन है। तो ये जो चीज़ हो गई वो हो गई यूनिट आपकी। यूनिट मतलब इकाई। इकाई मतलब किसी वस्तु को मापने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इकाई कहलाती है, ठीक है। तो इकाई हो गई। तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा भौतिक राशियाँ, हेडिंग आप डालिए भौतिक
राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें आप लिख लीजिएगा भौतिक विज्ञान की गणनाओं के लिए, फिजिक्स की कैलकुलेशंस के लिए गणनाओं के लिए या कैलकुलेशंस के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आगे आप लिख लीजिएगा भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक विज्ञान की कैलकुलेशंस के लिए, फिजिक्स की कैलकुलेशन के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग होता है वो भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल आपका हो गया आपकी दूरी, आपका द्रव्यमान, समय, धारा करंट कहते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपकी हो गई फिजिक्स की कैलकुलेशंस जहाँ से स्टार्ट होती है सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब आपको पता होना चाहिए भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ आपकी बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती हैं आपकी मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, सब कुछ आपको नोट करते रहना है साथ साथ में। और दूसरी हो गई आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब आपको समझ लेना है मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, वो क्वांटिटीज़ हैं आपकी जहाँ से आपकी जिन राशियों के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती इनको व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल से आप समझ लीजिएगा, जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान तो अपने आप में एक स्वतंत्र चीज़ है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है। अगर किसी से आप पूछेंगे उसका द्रव्यमान कितना है तो उसका द्रव्यमान बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ है। अगर आपसे कहा जाए इस वस्तु पे कितना बल लगा, तो उस बल को ज्ञात करने के लिए आपको उस वस्तु का द्रव्यमान पता होना चाहिए और उस वस्तु पे कितना त्वरण आया वो पता होना चाहिए। तो जैसे बल है आपका F बराबर ma आपका फॉर्मूला होता है, तो इसमें द्रव्यमान और त्वरण दो चीज़ों की आवश्यकता है यहाँ पर पड़ी। तो ये हो गई आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, मतलब व्युत्पन्न राशि होगी जिसको निकालने के लिए, बल को निकालने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, द्रव्यमान की और त्वरण की। तो आपकी ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। और द्रव्यमान को पता करने के लिए किसी भी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, द्रव्यमान अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट राशि है। तो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है वो होती है आपकी मूल राशि, और जिसको निकालने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, दूसरी राशि की आवश्यकता होती है, वो आपकी होती है व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बल आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है और द्रव्यमान आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। तो अब आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हैं। तो अपने सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आपकी। तो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी है, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। पहली आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका समय। समय अपने आप में एक स्वतंत्र चीज है जिसको ज्ञात करने के लिए किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, टाइम। दूसरी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी मूल राशि, दूसरी आपकी है दूरी या लंबाई।
डिस्टेंस। तीसरी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को मास कहते हैं इंग्लिश में। चौथी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपकी मूल राशि है आपकी ज्योति तीव्रता। सारी चीज़ें जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे सबको समझ में आता जाएगा आपको। ज्योति तीव्रता को आप इंग्लिश में कहते हैं ज्योति तीव्रता आपका हो गया लाइट ज्योति तीव्रता को आप इंग्लिश में कहते हैं लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, आपकी पांचवी फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी हो गई आपकी वैद्युत धारा या धारा कह सकते हैं। धारा को इंग्लिश में करंट कहते हैं। आपकी वैद्युत धारा भी हो सकती है, आपकी प्रवाह की धारा भी हो सकती है। ठीक है, छठवीं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी आपका हो गया छठवीं फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी हो गई ताप, टेम्परेचर। और आखिरी व सातवीं आपकी फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर आपको समय के बारे में पता होगा, दूरी के बारे में भी पता होगा, द्रव्यमान के बारे में भी आपने पहले से सुना होगा, धारा भी आपने पहले सुन रखी होगी, ताप भी आपको पहले से पता होगा। टेम्परेचर क्या होता है, किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को हम टेम्परेचर कहते हैं। तो ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा दो चीज़ें आपने यहाँ पर नहीं सुनी होंगी। पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में नापते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है कि किसी वस्तु की निश्चित मात्रा को लेने पर उसमें कितने पदार्थ हैं। जैसे कहा जाए आपको 1 मोल पानी लिया गया, ठीक है, तो 1 मोल पानी में कितने अणु हैं, कितने उसमें पदार्थ हैं। तो इसकी कैलकुलेशन एक वैज्ञानिक थे अवोगाद्रो, उन्होंने की थी और इसी को अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 मोल पदार्थ बराबर 1 मोल किसी चीज़ को लेने पर उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पदार्थ होते हैं। किसी वस्तु को अगर किसी वस्तु की एक मोल मात्रा ली जाए, पानी हो गया आपका, कुछ भी हो गया, किसी भी वस्तु की 1 मोल मात्रा ली जाए तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 आपके उसमें पदार्थ होते हैं। ठीक है, और ज्योति तीव्रता आपका हो गया ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कि कितनी तीव्र लाइट है आपकी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आता चला जाएगा। तो ये आपकी हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज़, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होके सभी व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड राशियाँ इसी से बनी हैं। जितने भी आपकी व्युत्पन्न राशियाँ हैं इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी हुई हैं। इसमें 2 आपकी पूरक राशियाँ भी हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट राशियाँ जिनको कहते हैं। पूरक राशियाँ आपकी हैं, एक है आपका समतलीय कोण, और दूसरा है आपका ठोस कोण। ठोस कोण या जैसे घन कोण भी हम लोग कहते हैं, ठोस कोण या घन कोण। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ समतलीय कोण व ठोस कोण क्या होता है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप। समतलीय कोण आपका, तो समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन। समतलीय कोण को रेडियन में मापा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले समतलीय कोण समझ लेते हैं। समतलीय कोण का मतलब होता है किसी भी वृत्त और गोले में सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना होगा। वृत्त होता है एक, जैसे हो गया आपका एग्जाम्पल समझिए साइकिल का रिम, साइकिल का रिम होता है वृत्त, और गोला होता है आपकी गेंद, फुटबॉल हो गई आपकी, तो वो होता है गोला। तो वृत्त और गोले में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो समतलीय कोण का मतलब है किसी भी वृत्त के एक निश्चित चाप द्वारा, इसकी परिधि पर, इसकी सरकमफ्रेंस पर किसी निश्चित चाप द्वारा इसके सेंटर पर जो कोण बनता है ये, ठीक है, तो यही कोण समतलीय कोण कहलाता है और जिसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, किसी वृत्त के निश्चित चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना जो कोण होता है यही समतलीय कोण कहलाता है। तो गोले के जो सेंटर पे जो वृत्त के सेंटर पे ये जो टोटल समतलीय कोण होता है ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, 360 अंश होता है। 360 मतलब 2 पाई रेडियन। तो ये याद रखना, आपको ये चीज़ याद रखनी है, किसी भी वृत्त के केंद्र पर टोटल जो समतलीय कोण होता है, टोटल समतलीय कोण बराबर 2 पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन को इस तरीके से भी व्यक्त कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके सी बना के। ठीक है, 2 पाई रेडियन आपका ये हो गया। और अब आपको समझना होगा ठोस कोण। समतलीय कोण हो गया आपका, ठोस कोण या जिसे घनकोण भी कहते हैं। इन सभी चीज़ों का बाद में आपका प्रत्येक चैप्टर में यूज आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ लेनी है। ठोस कोण आपका हो गया, घनकोण जिसे कहते हैं, सॉलिड एंगल जिसे कहते हैं। सॉलिड एंगल का मतलब है किसी भी गोले के, ठीक है, ये कोई गोला है, जैसे कोई गोलाकार वस्तु है, जैसे कोई गेंद है, तो गेंद का जो सरफेस है, गेंद के सरफेस पे एक किसी भी गेंद के सरफेस से किसी भी एक निश्चित सरफेस से गेंद के केंद्र पर बना जो कोण होता है ये घनकोण कहलाता है, या इसे सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, तो किसी गोलाकार वस्तु के निश्चित एक सरफेस से उसके सेंटर पे बना कोण, जैसे कोई गेंद है उसको एक ऊपरी हिस्सा थोड़ा सा उसमें काट दिया जाए और वहाँ से जो उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसे हम ठोस कोण या घनकोण कहते हैं। और किसी गोले के सेंटर पे बना जो टोटल घनकोण होता है ये आपको याद रखना है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो ठोस कोण की जो यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। ठोस कोण की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक है, घनकोण, ये समतलीय कोण और ठोस कोण, घनकोण आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आपको मैं समझा देता हूँ कुछ व्युत्पन्न राशियाँ, ड्राइव्ड राशियाँ। जैसे आपने पहले आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, सभी ने ज़्यादातर पढ़ा होगा, 6-7 कक्षा 6 या कक्षा 7 की, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कैसे प्राप्त होगी? जब आपको दूरी पता होगी और समय पता होगा। दूरी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, समय भी फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी है, मतलब मूल राशियाँ हैं दूरी व समय, जिनको बिल्कुल पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। तो ये हो गई मूल राशियाँ आपकी। चाल आपको कब प्राप्त होगी? किसी वस्तु की चाल आपको तब प्राप्त होगी जब आपको कवर की गई डिस्टेंस और लगा समय आपको पता होगा। तो चाल दो मूल राशियों से मिलकर बनी है। तो चाल क्या हो गई आपकी? व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि वो राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको सारी ये राशियाँ नहीं बताऊंगा, व्युत्पन्न राशियाँ, क्योंकि ये बहुत हैं और इनको बताने से कोई फ़ायदा भी अभी नहीं है, क्योंकि मैं आपको अभी अगर सारी नोट्स यहाँ पर नोट करा दूंगा, सभी की मात्रा नोट करा दूंगा, सभी की विमाएँ नोट करा दूंगा, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते रहेंगे, जहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन और आगे इसकी विमा लिख दूँ यहाँ पर mL/t-2, तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब मैं आपको कार्य समझाऊंगा, कार्य क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कैसे ये आया और तब ये विमा कैसे आई,
तो आपको ये कभी आप नहीं भूलोगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मात्रक क्या होते हैं? मात्रक यूनिट वो होते हैं जो किसी भी भौतिक राशि, फंडामेंटल किसी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि को मापने में यूज करे जाते हैं। जैसे आपका किसी तरल पदार्थ को नापने के लिए जैसे लीटर होता है, और दूरी को नापने के लिए आपका डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर, मीटर होता है। इसी तरीके से ये यूनिट होती हैं। मूल राशियों की यूनिट, जो मूल राशियों के फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियों के, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट हैं वो जो आपके होते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये समझ लेने के बाद अब मैं आपको समझा देता हूँ विमा क्या होती है। विमा का मतलब होता है डायमेंशन। विमा का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में से ज़्यादा मिनिमाइज फॉर्म में किसी भी क्वांटिटी को लाना, वही विमा होती है आपकी। जैसे आपका हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को आप m से डिनोट करते हो, ठीक है, और इसका मात्रक होता है किलोग्राम, केजी या ग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम। ये हो गया इसका यूनिट, ये इसका मात्रक हो गया, और m से हम द्रव्यमान को डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हमने द्रव्यमान को क्या लिखा? m। दूरी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? दूरी या लंबाई को l। समय को हम क्या लिखेंगे? t, टाइम, ठीक है। और यहाँ पर हम ताप को हम लोग यहाँ पे थीटा या केल्विन के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है, जिसे CD से डिनोट करते हैं। तो दूरी को हम लोग किलोमीटर्स में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, ठीक है। समय को हम लोग घंटे में भी मापते हैं, और सेकंड्स में भी मापते हैं, मिनट्स में भी मापते हैं। तो ये सब हो गई समय की यूनिट। ताप को हम केल्विन में मापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मापते हैं। तो ये हो गई ताप की यूनिट। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला में मापते हैं। तो ये हो गई ज्योति तीव्रता की यूनिट, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है, इसके बाद आपका हो गया जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, आपकी वैद्युत धारा हो गई। वैद्युत धारा या धारा जिसे कह सकते हो, इसे एम्पियर में मापते हैं, ठीक है, एम्पियर में मापते हैं। तो इसकी विमा या इसे शॉर्ट फॉर्म में ए से या आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वैद्युत धारा हो गई आपकी। वैद्युत धारा के बाद आपका पदार्थ का परिमाण हो गया, ठीक है। पदार्थ की मात्रा आपकी हो गई। पदार्थ की मात्रा को आप मोल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है जैसे विमा कहते हैं MOL, मोल से ही डिनोट करते हैं। तो ये हो गई आपकी 7 मूल राशियां, और ये जो 7 मूल आपकी जो विमाएं हैं इनको आपको याद रखना है। द्रव्यमान के लिए M, दूरी या लंबाई के लिए L, समय के लिए T, ताप के लिए थीटा या K, ज्योति तीव्रता के लिए CD, कैंडेला, और वैद्युत धारा के लिए A, एम्पियर या I, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी से आपकी निकल कर सारी विमाएं आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये मूल विमाएं हैं, ये किस सब बिल्कुल सभी से इंडिपेंडेंट है, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद विमा कैसे निकालनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका मैंने बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसका मात्रक आपको कैसे पता चलेगा? इसका मात्रक, दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। फिर बटे समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या निकल के आ गया? मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया चाल का मात्रक, ठीक है। इसी प्रकार से चाल हो गया आपका। इसी प्रकार से आपका संवेग हो गया। जैसे संवेग आपका हो गया, संवेग होता है आपकी वेग की मात्रा, कितनी आपकी चाल है उसकी जो मात्रा होती है वो संवेग होता है। तो संवेग को P से डिनोट करते हैं, P = M × V। ये इसका फॉर्मूला होता है संवेग का।
ठीक है, ये चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आप एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। तो द्रव्यमान m इंटू वी, तो द्रव्यमान का यहाँ पर मात्रक क्या होता है जाके किलोग्राम, ठीक है, और वेग का मात्रक आपने यहाँ से क्या निकाला चाल का, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो पूरा मात्रक निकल के आया वो क्या हो गया, आपका संवेग का मात्रक क्या निकल के आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब विमा कैसे निकालनी है, तो विमा के लिए जैसे आपको पता होना चाहिए, चाल की विमा निकालनी है अगर आपको, तो दूरी बटे समय। दूरी को आप किस चीज़ से डिनोट करेंगे, मैंने आपको बताया था 7, आपने वो नोट कर ली होंगी। L, दूरी को L से डिनोट करेंगे और समय को T से डिनोट करेंगे, तो L अपॉन T। अब इस T को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात है वो माइनस में हो जाएगी, ये घात इन्वर्स हो जाएगी। तो इसका मात्रक क्या निकल के, इसकी विमा क्या निकल के आएगी, LT माइनस 1, ठीक है। विमा निकालने का मतलब यही है, इसको सिंपल मिनिमाइज फॉर्म में करना और जितनी भी घातें हैं, ये जितनी भी घातें हैं इनको चढ़ाना है इसके ऊपर, ठीक है। यही विमा निकालने का मतलब होता है। अब जैसे आपको संवेग की विमा निकालनी है तो किलोग्राम को, द्रव्यमान को आपको पता होना चाहिए, मास को m से डिनोट करते हैं, मीटर को या लंबाई दूरी को L से डिनोट करते हैं, और बटे सेकंड, सेकंड को T से डिनोट करते हैं। तो संवेग की विमा निकल के क्या आई, T को ऊपर लाएंगे तो -1 घात आ जाएगी, mLT माइनस 1। इस तरीके से आप संवेग की विमा निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी विमाएं अगर मैं आपको यहाँ पे लिखवा दूंगा तो आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब मैं चैप्टर के साथ पढ़ाता चलूँगा, आपको समझाता चलूँगा, तो जिस दिन ये सारा सिलेबस खत्म करूँगा आपको एक एक विमा याद हो जाएगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद होती हैं इनकी मात्रक की पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझ लेनी है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो आपकी 4 पद्धतियाँ हैं, 4 आपकी मुख्य पद्धतियाँ हैं। आपकी सबसे पहले पद्धति है MKS पद्धति। पद्धति का मतलब भी आपको बताऊंगा क्या होता है, MKS पद्धति। दूसरी है आपकी CGS पद्धति, ठीक है, CGS सिस्टम। तीसरा आपका SI सिस्टम, ठीक है। आपका पहला आपका MKS, दूसरा है CGS और तीसरा आपका SI सिस्टम है। और आपका एक सिस्टम और है, चौथा सिस्टम आपका है FPS सिस्टम, FPS पद्धति। अब मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, CGS का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, SI का ये इंटरनेशनल यूनिट है आपकी, ठीक है, सभी जगह SI ज़्यादा से ज़्यादा SI चलता है, ये इंटरनेशनल आपकी यूनिट है का सिस्टम है, ठीक है। FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। अब मतलब समझ लीजिए, जब कोई गणना करी जाती है, जब कोई कैलकुलेशन करी जाती है फिजिक्स में, तो आपको क्या करना है, एक सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे आपको बल ज्ञात करना है, फोर्स आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, या आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो जब आप चाल ज्ञात करेंगे, चाल कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास क्या होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए, समय पता होना चाहिए। आपके पास दोनों चीज़ें हैं, दूरी भी पता है आपको, समय पता है, लेकिन आपको एक सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। अगर दूरी को आपने किलोग्राम में लिया है तो समय को भी आप सेकंड में ही लेंगे, ठीक है। और अगर आपने दूरी को ग्राम में लिया है तो समय को, यहाँ पर ये CGS पद्धति है, सेकंड सब में सेम रहता है समय के लिए, ठीक है। जिस तरीके से, चलो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका कार्य हो गया, कार्य बराबर होता है आपका बल इंटू विस्थापन, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन कार्य होता है। तो बल, अगर आपको बल भी पता है, विस्थापन भी पता है, आपको क्या कार्य ज्ञात करना है। बल आपको पता है, आपको न्यूटन में आपको बल दिया गया है, विस्थापन जो दिया गया है आपको, वो आपको दिया गया है मीटर में, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको MKS, CGS या SI, FPS किसी एक पद्धति के हिसाब से काम करना है। तो अगर आप जो विस्थापन है उसको अगर आप सेंटीमीटर में लेते हैं, ठीक है, तो आपको CGS पद्धति के हिसाब से, तो आपको बल भी CGS में लेना होगा।
बल भी आपका, बल का CGS मात्रक क्या होता है, डायन। तो बल को आपको डायन में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप ये गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन तभी आपकी सही आएगी जब बल और विस्थापन दोनों एक ही पद्धति के हिसाब से होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बल को आप न्यूटन में ले लें और विस्थापन को आप सेंटीमीटर में ले लें। अगर बल को आप न्यूटन में लेंगे तो विस्थापन को आपको मीटर में लेना पड़ेगा, तभी आपकी कैलकुलेशन सही हो पाएगी। तो ये है पद्धति का यूज। तो सबसे ज़्यादा जो उपयोग होने वाली पद्धति है वो आपकी है SI पद्धति। पद्धति और सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी कैलकुलेशन को करने के लिए जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जितने भी हमारे पास राशियां हैं, वो सभी एक ही सिस्टम में होनी चाहिए, तभी कैलकुलेशन सही आपकी आएगी। तो इस चैप्टर के में तो इतना ही है, मात्रक एवं विमाएं में। और जो आपका अगला चैप्टर है सदिश वेक्टर, उसमें कुछ भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बेसिक थोड़ी बहुत चीज़ें आपको उस चैप्टर में समझ लेनी है। और ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना मैंने आपको आज बेसिक समझा दिया है। और ये जो सारी विमाएं आपको अगर मैं लिखवा दूंगा कोई भी याद नहीं होगी, धीरे धीरे जब मैं चैप्टर पढ़ाता चलूँगा साथ में एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं अब आपको यहाँ पर वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। इन चैप्टर्स में आपको कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इनका यूज होता है जिसमें आपको बेसिक समझ लेनी है। वेक्टर मतलब सदिश राशियाँ। अब वेक्टर का क्या मतलब है? वेक्टर का मतलब है जो राशियां होती हैं दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश। राशियां दो प्रकार की होती हैं, आपको लिख लेना है। नंबर 1 सदिश राशियां बेसिकली होती हैं 3 प्रकार की हैं। टेंसर भी होती है आपकी प्रतिदिश राशि, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सदिश राशियां और अदिश राशियां। पहली आपकी हो गई वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कुछ बेसिक सूत्र हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी, वो बेसिक सूत्र केवल आपको तैयार करने हैं और कुछ भी इस चैप्टर में नहीं पढ़ना और सदिश अदिश समझ लेना, केवल बस इतना ही है इस चैप्टर में। ठीक है, मैंने आज आपको केवल बेसिक्स बताया है, कल से आपका आगे शुरू होगा। कल आपका चैप्टर जो होगा वो होगा आपका सरल गति और न्यूटन के गति के नियम। तो इन सभी चीज़ों का आगे यूज है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। वैसे ये कोई बहुत खास इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपको आगे कैसे समझ में आएगा। तो सदिश राशियों का मतलब होता है वे राशियां, वे क्वांटिटीज जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। अब परिमाण और दिशा से आप मतलब समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल से आपसे कहा जाए कोई भी वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो आपको ये तो पता है कि कितनी चाल से जा रही है, जो उसका परिमाण है वो आपको पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अगर आपको ये भी बता दिया जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर दिशा में जा रही है, तो आपको दिशा का भी ज्ञान हो गया। आपके पास क्या होगा, परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गई। तो ये आपकी हो गई सदिश राशि। जब आपके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, ये पता हो कितनी स्पीड से जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तो आपका हो गया सदिश राशि। और जब आपको केवल मैग्नीट्यूड पता हो, केवल परिमाण पता हो, तो आपकी हो गई अदिश राशि। तो जो चाल है, चाल में केवल आपको मैग्नीट्यूड होता है, वो आपकी अदिश राशि है। और जो आपका वेग है, वेग में आपकी दिशा व परिमाण दोनों होते हैं, वो आपकी सदिश राशि है। तो जिन क्वांटिटीज़ में दिशा व परिमाण दोनों होते हैं वो सदिश राशियाँ, और जिसमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशियाँ। ये बेसिक चीज़ आपने समझ ली। अब आपको समझना होगा यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ, केवल 4 से 5 फॉर्मूले हैं, वो आपको याद कर लेने हैं। इकाई सदिश, इकाई सदिश का मतलब है ऐसा यूनिट, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो 1 आए। जैसे आपको कह दिया जाए आई कैप, ठीक है, आई कैप का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे जब इसमें मॉड मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब परिमाण। तो जब इसका परिमाण निकालेंगे तो अंडर रूट इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका परिमाण कितना आया 1। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये सभी इकाई सदिश हैं। ठीक है, तो इकाई सदिश तो ये हो गया जिसका परिमाण 1 हो। और शून्य सदिश आपको समझ लेना है, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी जिसे कहते हैं, जिसे जीरो वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जिस वेक्टर का परिमाण
जीरो आ जाए, जिस वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो आ जाए उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, ये चीजें समझ लेनी। अब आपको पता होना चाहिए मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। ठीक है, जैसे आपका बल हो गया, तो बल आपका एक सदिश राशि है, क्योंकि बल में आपको ये बताया जाएगा किसी वस्तु को आपने किधर किस तरफ धक्का लगाया। मैं अगर ऐसे कहूँ इस वस्तु को मैंने अंदर की तरफ धक्का लगाया तो इसकी दिशा भी है, मैंने अंदर की तरफ इसको धक्का लगाया, तो ये बल लगाया और अंदर की तरफ बल परिमाण भी है और दिशा भी है, तो बल एक क्या है, सदिश राशि। जैसे किसी बल को दिया गया है एफ वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, कोई बल आपको इस तरीके से दिया गया है। अब आपको इसका परिमाण निकालना है। I और J और K इसकी दिशा को डिनोट कर रहे हैं, ये इकाई वेक्टर है। ठीक है, इनका परिमाण 1 है। और अगर इसके हम मॉड्यूलस को निकालना है, इसके परिमाण को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मॉड एफ वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट इसके गुणांक का स्क्वायर, I के गुणांक का स्क्वायर, अब ये प्लस में हो या माइनस में उसका स्क्वायर करना है आपको, जैसे -4k कैप है यहाँ पर। ठीक है, प्लस I के गुणांक का स्क्वायर प्लस J के गुणांक का स्क्वायर प्लस K के गुणांक का स्क्वायर। K का गुणांक क्या है, -4। तो ठीक है, इसका 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 का 9 और 4 का 16 माइनस का स्क्वायर होके ये प्लस हो गया। तो ये टोटल आपका कितना आ गया, 9 4 13, 13 और 6 3 9 हो गया आपका, और 1 1 2, अंडर रूट 29। ठीक है, ये आपका अंडर रूट 29 इसका परिमाण, इसका मॉड्यूलस आपका आ गया। इसमें मॉड लगा देंगे, इसका मॉड्यूलस आपका निकल के अंडर रूट 29 आ गया। ठीक है, तो मॉड्यूलस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सभी के गुणांकों का वर्ग करके आपको अंडर रूट वर्गमूल ले लेना है, वर्ग करके योग करके वर्गमूल ले लेना है, तो इसका मॉड्यूलस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आपका आता है सदिशों का सदिश गुणनफल। ठीक है, सदिशों का सदिश गुणनफल आपका आता है और सदिशों का अदिश गुणनफल। दो आपको सदिश दिए गए हैं, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो आपको सदिश दिए गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब इनसे आपका कहा जाए, इनका सदिश गुणनफल करिए। सदिश गुणनफल को क्रॉस से भी डिनोट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो दो सदिशों का सदिश गुणन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर डॉट साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, जब आप इनका सदिश गुणनफल निकालेंगे तो इन दोनों का, पहले दोनों वेक्टरों का आप परिमाण निकालेंगे और उनके बीच का जो कोण दिया गया होगा उसको साइन थीटा के साथ रखेंगे, तो इनका ये आ जाएगा आपका सदिश गुणनफल। इसे क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, सदिश गुणनफल आ जाएगा आपका। और अदिश गुणन, जो सदिशों का अदिश गुणन होता है, इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन या डॉट गुणनफल भी कहते हैं। क्रॉस गुणन और डॉट गुणन, क्रॉस होता है आपका सदिश और डॉट होता है आपका स्केलर या अदिश, तो इसे डॉट गुणनफल भी कहते हैं। दो अगर वेक्टरों का अदिश गुणनफल आपको निकालना है, डॉट गुणनफल निकालना है, तो दोनों वेक्टरों के मॉडुलस को मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और थीटा होगा इनके बीच का कोण, दोनों सदिशों के बीच का कोण, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सदिश गुणनफल हो गया ए बी साइन थीटा, अदिश गुणनफल हो गया आपका ए बी कॉस थीटा। और अगर जब आप ये रखेंगे मल्टीप्लिकेशन करके तो इनका मॉडुलस निकाल के आप मल्टीप्लाई करेंगे। मॉडुलस परिमाण निकालने के लिए आपको वर्ग करना है, योग करना है और उनका वर्गमूल ले लेना है। तो इस तरीके से मॉडुलस आप निकाल सकते हो। अब हो गया दो सदिशों का परिमाण, दो सदिशों का परिणामी निकालना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दो सदिशों का परिणामी निकालना। दो वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर व बी वेक्टर, इनके आपको परिणामी निकालने। ठीक है, परिणामी रिजल्टेंट निकालना है। इनके बीच का कोण दिया गया है थीटा, थीटा कुछ भी आपको दिया गया है, इनके बीच का जो कोण है। ठीक है, आपसे बोला जाएगा दो वेक्टर ए व बी हैं जिनके बीच का कोण थीटा है, इनका परिणामी क्या होगा। तो इनका परिणामी निकालने के लिए
जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका। आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में इस फार्मूले का बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस फार्मूले का बहुत ही योग है और इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। इससे इसी फार्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एयरफोर्स के एग्जाम में देखने को मिल जाता है। आपको ए वेक्टर दिया गया होगा, बी वेक्टर दिया गया होगा और उनके बीच का कोण थीटा दिया होगा और रिजल्टेंट परिणाम ही निकालना होगा। सीधा क्वेश्चन आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी तरीके से आया था मेरे एग्जाम में, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं इस सदिश वेक्टर चैप्टर के, और इसमें कुछ भी आपको इधर उधर से नहीं पढ़ना है, इतना ही बहुत है। एक एक चीज़ आपको नोट कर लेनी, वीडियो को पॉज करवा के। अगला जो आपका चैप्टर आने वाला है सरल गति व न्यूटन के गति के नियम, ये तो बेसिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। सरल गति भी चैप्टर कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, वो आपको याद करने हैं उस चैप्टर में। उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्रक्षेप गति, उसके बाद वृत्तीय गति, और धीरे धीरे आपके घर्षण हो गया। मैकेनिक्स आपकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैकेनिक्स लेके चलूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे, लाइक्स बढ़ते रहेंगे, तो मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा और आपके लिए ऐसी मेहनत करता रहूँगा, वीडियो लाता रहूँगा।